हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन ब्लैकआउट के बाद मुझे काफी रिक्वेस्ट मिली और भी साईफाई मूवीज करने की, इसलिए आज मैं 2012 में रिलीज बैटलशिप मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें अमेरिकन फेमस पॉप स्टार रिहाना ने भी रोल निभाया है। इस मूवी में साइंस और मिलिट्री जार्गन्स काफी यूज किए गए जो शायद आम व्यूअर्स को ठीक से ना समझे, पर मैंने इसे पूरी कोशिश की है डिटेल में एक्सप्लेन करने की। पर इसके पीछे ये वीडियो उतनी ही लंबी भी हो गई, इसलिए इसका दूसरा पार्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वहीं रहा सवाल मेरे लास्ट पोस्ट के जवाब का, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत एक मिरेकल डिस्कवरी से होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर नॉगरेडी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट नेम कॉल्ड गोल्डीलॉक्स खोज निकालते हैं जो धरती के ठीक समान, जिसका खुद का सूरज और जो धरती के सूरज की तरह परफेक्टली पोजीशन है उस प्लैनेट पर जीवन जन्म लेने के लिए। यानी कि ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उस प्लैनेट पर भी उनके धरती की तरह लाइफ होने की संभावना है। इसीलिए डॉक्टर नॉगरेडी 1 साल के समय में एक ऐसा ट्रांसमिशन डिवाइस हवाई आइलैंड पर सेटअप करते हैं जो धरती के सीरीज ऑफ लैंडसाइड सैटेलाइट से सिग्नल पिकअप करके उन्हें एम्पलीफाई करके टारगेटेड प्लैनेट की तरफ सेंड करेगा और होपफुली सून उन्हें कोई एलियन लाइफ से रिस्पांस मिलेगा। अब मूवी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पॉज करके कुछ विज्ञान के टर्म्स जैसे लाइट ईयर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि सभी व्यूअर्स को शायद ये साइंटिफिक टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा। लाइट ईयर्स दरअसल वो मेजरमेंट यूनिट है जो अंतरिक्ष में मौजूद 2 गैलेक्सीज के बीच दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि 1 साल के समय में रोशनी कितनी दूरी कवर कर सकती है। एक रोशनी की गति 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, यानी कि 1 साल में लाइट करीब 10 ट्रिलियन का डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब सवाल कि आखिर स्पेस में प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस कवर करने के लिए लाइट के स्पीड की क्या जरूरत, हम किलोमीटर्स में क्यों मेजर नहीं कर सकते? वेल, वो इसलिए क्योंकि धरती का एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस है जिसे हम किलोमीटर्स के यूनिट से आंक या रीड कर सकते हैं। पर अगर आप धरती से सबसे करीबी गैलेक्सी को किलोमीटर्स में मेजर करोगे तो उसका दूरी 21 क्विंटिलियन किलोमीटर है, जो कि पढ़ने में बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स लाइट ईयर्स यूनिट यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक और यूनिट है कॉल्ड पार्सेक, जहां 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। पर वहीं जब हमें अपने ही ब्रह्मांड के बीच के 2 प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो उन्हें हम किलोमीटर पर मेजर करते हैं, कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि एवरेज डिस्टेंस है धरती और सूरज के बीच। अब दूसरा नॉलेज कि अपने ब्रह्मांड का सूरज और चांद संयोग से एग्जैक्ट उतने ही दूरी पर मौजूद है जिसकी मदद से धरती पर जीवन जन्म ले सका, वरना यदि सूरज या चांद धरती से और दूर होता तो धरती पूरी तरह से जम जाता और वहीं और करीब होने पर भस्म भी। खास करके चांद के कारण धरती का एक्सिस एक एंगल पर बना हुआ है, वरना बिना चांद के सूरज और जुपिटर के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने धरती रैंडम डायरेक्शन में तेजी से घूमती रहती, जिसके कारण धरती पर तेज लहरें जन्म लेती और धरती पर जीवन कभी जन्म ही नहीं लेता। आज चांद के कारण ही धरती पर अलग अलग बैलेंस मौसम, समुद्र में लहरें जिसके मदद से पानी का न्यूट्रिशन और टॉक्सिन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पानी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और चांद के हल्के रोशनी के कारण ही कुछ पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि चांद उन्हें उनके नाइट साइकिल में मदद करता है जो इन टर्न ऑक्सीजन प्रदान करता है इंसानों को सर्वाइव करने के लिए। इसी कारण से धरती जैसे ग्रह की आज खोज नहीं हुई है अंटिल नाउ। मूवी अब कुछ साल आगे मूवी के लीडिंग कैरेक्टर हॉपर की तरफ मुड़ जाती है, जो कहने को तो मूवी का लीडिंग कैरेक्टर है पर उतना ही गैर जिम्मेदार कैरेक्टर और डिसीजन मेकिंग में कमजोर, ऊपर से लीडरशिप क्वालिटी उसमें 0 के बराबर होती है और अपने आवारापन में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। पर वहीं उसमें एक काबिल और सफल इंसान बनने की पूरी क्षमता होती है, इसलिए उसका बड़ा भाई स्टोन उसे फोर्स करके नेवी में भर्ती कराता है और कुछ साल के समय में अपने भाई की तरह यूएस के एक डिस्ट्रॉयर शिप में एक लेफ्टिनेंट बनने में सफल हो जाता है। डिस्ट्रॉयर दरअसल वो पर्टिकुलर शिप होता है जो हाईली एजाइल इन मूवमेंट और टॉर्पीडो बोट्स को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है, और कई जैसे इसमें एयर गाइडेड मिसाइल्स की भी क्षमता होती है। पर नेवी में भी उसका रिकॉर्ड क्लीन नहीं होता, ऊपर से अपने ही एडमिरल शेन की बेटी के साथ प्यार में पड़कर अपने करियर से पंगा ले लिया होता है। इतना कम नहीं कि फ्रेंडली गेम के दौरान जापानीज नेवी टीम के कैप्टन से बदसलूकी से पेश आने पर उसे रिम्पैक एक्सरसाइज खत्म होने पर नेवी से निकाले जाने की खबर मिलती है। रिम्पैक दरअसल वो नेवियल
एक्सरसाइज है जहां इंटरनेशनल लेवल पर कई देश फ्रेंडली कॉम्बैट एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। और इसी दौरान जूनियर टू हॉपर ऑफिसर राइकेस AKA रिहाना की भी एंट्री होती है और सीन कट होकर हॉपर की गर्लफ्रेंड समांथा की तरफ मुड़ जाती है, जो बीइंग अ थेरेपिस्ट रिटायर्ड मरीन्स को साइकोलॉजिकली और फिजिकली रिकवर करने में मदद करती है। इसीलिए कुछ ऐसे ही सेशन के दौरान आर्मी वेटरन माइक के साथ दुर्भाग्य से उसी आइलैंड जहां वही लैंडसेट सैटेलाइट्स और उनका कंट्रोल रूम स्थित है वहां स्ट्रोल करते दौरान जल्दी उनका आमना सामना धरती के नए मेहमान से होने वाला है, क्योंकि उसी समय डॉक्टर नोग्रेडी को कुछ एलियन शिप्स धरती की तरफ साउंड के स्पीड में बढ़ते रडार पर डिटेक्ट होता है, जिससे देख उसके पसीने छूटने लगते हैं और तुरंत यूएस डिफेंस के फोर्स को आगाह करता है। वो शिप्स अपने रास्ते में सभी सैटेलाइट्स को नष्ट करते हुए उनमें से एक किसी एक ऑर्बिटल सैटेलाइट को टकराकर चकनाचूर हो जाता है और अब उसका मलबा हांगकांग सिटी के स्थित बुद्धिस्ट पुतले को जस्ट मिस करते हुए पहाड़ से बाउंस होकर सीधे बैंक ऑफ चाइना टावर से टकराकर समुद्र में क्रैश हो जाता है। पर वो टावर चाइनीज वर्जन ऑफ 9/11 की तरह आधे हिस्से में कटकर लाखों को अपने चपेट में ले लेता है। वहीं बाकी के शिप्स ठीक उनके एक्सरसाइज के जोन की तरफ लैंड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें क्लियर होता है कि ये शिप्स उसी ग्लियस सोलर सिस्टम गोल्डी ब्लॉक्स ग्रह से आए हैं जहां उन्होंने कुछ समय पहले कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा था। ये जानते ही अमेरिकन एयरफोर्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। सबसे अजीब डिस्कवरी की चाइना में गिरे उस मलबे को सैंपल करने के बाद उन्हें पता चला है कि वो शिप्स ऐसे धातु से बना है जो इंसान के पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट उन्हें एक एलिमेंट लॉरेंसियम जरूर मिला। वहीं उस मलबे के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के बाद उन्हें और भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसका संरचना एक सैटेलाइट डिश के पैटर्न में क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एलियन का खास करके कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन शिप था, पर उन्हें एक पूरी शिप क्यों चाहिए थी कम्युनिकेशन के लिए, ये प्लॉट कुछ देर बाद रिवील होगा। पर उनके मुसीबतों का अभी तो बस शुरुआत ही हुआ होता है, क्योंकि एलियंस के बाकी शिप्स नेवी एयरफोर्स जहाज से कुछ ही दूरी पर लैंड करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात कि वो उन्हें दूर से देख तो सकते हैं पर वो शिप्स के रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होते। सभी मरीन सोल्जर्स के लिए ये एक ऐसी भयानक परिस्थिति है जिनकी उन्हें जिंदगी में कभी ट्रेनिंग या एक एक्सपीरियंस मरीन का ऐसे खतरा से कभी सामना नहीं हुआ। एडमिरल शेन को बूझने पर वो तुरंत एयरफोर्स और बाकी सभी रिम्पैक्ट में शामिल इंटरनेशनल नेवी फोर्सेस को फॉर्मेशन 1 में एलियन शिप की तरफ बढ़ने का रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं हमेशा की तरह हॉपर पागलपन दिखाते हुए अपने टीम के साथ शिप्स के नजदीक बढ़ता है उसका मुआयना करने के लिए। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो एलियन शिप उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, ऑल्दो झटका जानलेवा नहीं होता, बट इसके तुरंत बाद वो शिप्स जैसे एक्टिवेट हो जाता है और उससे एक तेज एनर्जी फील्ड धरती के एटमॉस्फेयर को हिट करते ही डोम लाइक शील्ड उनके इर्द गिर्द बन जाती है, जिसमें जापानीज हॉपर और उसके भाई स्टोन और कुछ डिस्ट्रॉयर्स और एक पूरा आइलैंड शील्ड में कैद हो जाता है। वहीं बाकी बचे इंक्लूडिंग एडमिरल शेन का शिप शील्ड के बाहर रह जाता है। एडमिरल शेन तुरंत खतरे का भनक सोचकर शील्ड को मिसाइल से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उस शील्ड को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि एक पूरा जेट उसे टकराने पर चकनाचूर हो जाता है। सबसे लाचारी वाली बात कि एलियन की पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इर्द गिर्द के शिप्स के सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडेड लेजर गाइडेड मिसाइल्स वेपन फेल हो जाते हैं और अब सभी एक सिटिंग डक्स की तरह वहाँ फंस जाते हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि ये तो बस शुरुआत ही है, क्योंकि देखते ही देखते 3 और एलियन बैटल लाइक शिप्स पानी से निकल आते हैं और जैसे उनके सबसे बड़े शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड फॉर्मेशन में अपने वेपन्स लोडिंग पोजीशन में तैनात हो जाते हैं। हॉपर का भाई स्टोन एज पर प्रोटोकॉल वार्निंग सायरन ऑन करता है, पर नादान को क्या खबर कि इससे उसने अपना मरणकरण लिख लिया है, क्योंकि उनमें से एक एलियन शिप्स किसी एनर्जी को फोकस करते ही एक पावरफुल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ट्रिगर करता है, जिससे उनका बचा हुआ वेपन्स और पूरा शिप शट डाउन हो जाता है। अब इसे खतरा समझकर दूसरे शिप्स एलियन शिप को नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैनन से स्ट्रक करने की कोशिश करते हैं, पर लॉकिंग सिस्टम ना होने के कारण टारगेट मिस हो जाता है और अब वही एलियन शिप्स उनके ठीक सामने मेंढक की तरह कूदकर लाइन ऑफ साइट पर पोजीशन लेते हैं और अपने खतरे को लॉक करते ही सीरीज ऑफ अजीब सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक वेपन शिप की तरफ फायर करते हैं। अमेरिकन शिप पूरी कोशिश करता है उन ट्यूब्स को मार गिराने की, पर तब तक देर हो जाती है और वो ट्यूब शिप के अंदर घुसकर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे पूरा शिप चकनाचूर हो जाता है। दिस इज वॉर, इसलिए स्टोन भी जोश में वही भूल कर बैठता है और एलियंस उसकी इस गलती की सजा उसकी पूरे शिप का समुद्र से नामो निशान मिटाकर कीमत चुकाते हैं। अब हॉपर अपने भाई को खोने के पागलपन में अपने शिप तक पहुंचने पर फुल फोर्स अटैक ऑर्डर करता है, क्योंकि उसके कैप्टन की भी जान चली गई होती है और वही एक सीनियर मोस्ट
वो शिप पर मौजूद होता है। टीम के अनुसार ये सही टैक्टिक नहीं होगा, पर हमेशा की तरह हॉपर ने जिंदगी में किसी की सुनी नहीं होती और आज तो वो गलती से भी दिमाग से काम करने से रहा। इसीलिए वेपन्स को अप एंड रनिंग में टाइम लगने के कारण वो अपने शिप को फुल स्पीड में सुसाइडल मिशन के लिए एलियन शिप की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे डैश करके एक्सप्लोजन से नष्ट करने के इरादे से। पर नजदीक मौजूद शिप में जापानीज कैप्टन नगाड़ा उसके पागलपन से हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी उसके शिप को प्रोटेक्ट और एलियन का ध्यान भटकाने के लिए वो एलियन की तरफ फायर का ऑर्डर देते हैं, जो एलियन का ध्यान भटकाने में तो सफल हो जाता है, पर अब एलियंस उनके पावरफुल वेपन से उनकी शिप को भी मलबे में बदल कर रख देते हैं। ये देखने के बावजूद हॉपर की दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पर उसकी टीम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि ये एक जानलेवा मिशन है और वहीं उस अटैक में कुछ सर्वाइवर्स बच जाते हैं और उन्हें बचाना सबसे पहला मिशन होना चाहिए। लकीली जोरदार फटकार के बाद हॉपर में थोड़ा अकल आता है और शिप सीधे सर्वाइवर की तरफ मोड़ देता है। एलियन शिप्स भी हॉपर के शिप को खतरा ना समझते हुए उसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, पर अब एलियन शिप से एक मिनी शटल लाइक शेप और अजीब पर और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस और खतरनाक वेपन्स उसी आइलैंड की तरफ फायर करते हैं। कोई क्लू नहीं कि आखिर किस लिए था, पर बाद में ऑडियंस को पता चलता है कि उन्हें एयरफोर्स से खतरा का भी पहले से भनक लग गया था, इसीलिए देखते ही देखते वो डेडली एलियन वेपन्स सारे जेट और हेलीकॉप्टर्स को चकनाचूर करके पूरे एयरफोर्स को शमशान में बदल देते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड को कनेक्ट करने वाला पूरा ब्रिज को मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कि अब उनके पास जीरो कम्युनिकेशन, एयरफोर्स बेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, वहीं पावरफुल शील्ड को तोड़ने में एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने में असफल दिखाई देते हैं। हमें एलियंस के अब तक के अटैक से समझ आता है कि वो अभी तक उसी को अटैक करते हैं जो उनके लिए खतरा नजर आते हैं, वहीं उनके शिप को किसी को भी एक्यूरेट टारगेट करने के लिए लाइन ऑफ साइट पर पोजीशन लेना जरूरी है। वहीं वो मिनी शिप्स उसी करीब के आइलैंड पर लैंड करते हैं जहां उन 7 लैंडसेट सैटेलाइट्स का कंट्रोल रूम स्थित होता है और अब फाइनली एलियंस का रूप ऑडियंस को नजर आता है जो उस कंट्रोल रूम को हाईजैक कर लेते हैं और कैल कंट्रोल रूम का हेड को दुम दबाकर भागना पड़ता है। यहाँ सैमंथा और वही आर्मी वेटरन माइक उसी आइलैंड पर स्थित उन्हें पेट्रोलिंग ऑफिसर से सारी खबर मिलने पर वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने का तय करते हैं। इस तरफ हॉपर एकदम क्लूलेस कि अब वो आखिर करे क्या। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उन्हें समुद्र से एक घायल एलियन मिलता है जो शायद उस एलियन शिप का हिस्सा था। हॉपर कैसे तो उसका लॉक मास्क निकालने पर उनका पहली बार एलियन के असल रूप से आमना सामना होता है, पर टू द हॉरर की वो जिंदा होता है और हॉपर की शक्ल को दबोच लेता है और मानो वो एलियन हॉपर को माइंड के थ्रू उनका प्लान रिवील करता है कि कैसे वो हजारों में यहाँ लैंड करने वाले हैं धरती को नष्ट करने के लिए। इससे पहले कि वो सब रिएक्ट कर सके, दूसरे एलियन अपने साथी को ट्रेस करते हुए उनके शिप पर ढाबा बोलते हैं और अपने साथी को रेस्क्यू करके उन्हें बिना चोट पहुंचाए रिटर्न लौट जाते हैं। पर उनमें से एक उनके शिप के मेन वेपन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स बहादुरी और फाइनली हॉपर थोड़ी समझदारी और चालाकी दिखाते हुए एलियन को आर्टिलरी गन्स कॉल्ड गन ट्यूरेट उनसे खत्म करने में सफल हो जाता है। अब यहाँ डॉक्टर नोगरेडी सारे पीसेस के पजल को जोड़ने के बाद एलियन की उस क्रैश शिप का मिस्ट्री रिवील होता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। इसलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एक्सप्लेनेशन एंड करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों से शेयर और चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन पर।